dear students. Welcome to mechanics lecture number 23. I'm Dr. Pervez Ahmed. So, in this lecture, we will continue the discussions with circular motions in highway curves. ठीक है, so इसी लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह हम जो सर्कुलर मोशन के जो कंसेप्ट है उनको यूटिलाइज करेंगे और कैसे उसमें जो हाईवेज पे जो कर्व्स आती है उसको इधर कैसे यूटिलाइज किया जाता है. So let's start our discussions with today's lectures, that is highway curves, that is banks and unbanks के किसी मतलब कंडीशन में जो हमारे पास बैंक्स कर्व या कर्व है मतलब उसको हम कैसे डील करते हैं. Let's suppose first of all we start from the case 1. So just like you can see here a motor car is moving. So यहाँ पर केस 1 में हमने डील करना है अनबैंक कर्व के बारे में. तो अनबैंक कर्व क्या मतलब क्या है कि when a car round a curve, so there must be a net force toward the circle center. ठीक है, और उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं which the curve is an arc, जिसका मतलब जो कर्व होता है वो उसके लिए एक आर्क की मानद वो होता है. so if there weren't such a force, अगर मतलब ये फोर्स वहाँ पर मौजूद ना हो, the car could follow the curve. ठीक है, the car couldn't follow the curve. कार उसकी मतलब जो कर्व पाथ है उसको फॉलो नहीं कर सकेगी, उस पे मेंटेन नहीं कर सकेगी. ठीक है, बट वुड गो इन स्ट्रेट लाइन. तो गाड़ी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मोशन जारी रहेगी. ठीक है, उसके स्ट्रेट लाइन में वो मोशन कंटिन्यू करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, सो ऑन ए प्लेट रोड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्टैटिक फ्रैक्शन. ये हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन के बराबर है. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी है, एक रोड है, बिल्कुल उस पर गाड़ी जा रही है और उसमें एक कर्व आ रही है, एक मोड़ आ रही है. लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो मोड्स वो मतलब क्या है, वो कर्व नहीं है, वो बैंक नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि मतलब जो गाड़ी होगी वो क्या होगा, उस रोड को वो फॉलो नहीं कर सकेगा, बल्कि वो एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा और उस तरह वो रोड से बाहर निकल जाएगा. मतलब ये हमारे पास कंडीशंस है कि कार को अगर रोड को फॉलो करना है सो देयर मस्ट बी अ बैंक करो, वहाँ पर मतलब एक करो पाथ वो होनी चाहिए. दैट इज द रोड शुड सप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ऑर्डर टू मूव द कार इन अ सर्कुलर पाथ. अगर मतलब वो करो पाथ नहीं है तो गाड़ी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशंस वो गाड़ी स्ट्रेट लाइंस पे मोशन करने पे मजबूर होगा और वो रोड से वो निकल जाएगी. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन कार इज सम ऑफ और नॉर्मल कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच टायर. नॉर्मल कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जो टायर्स पे गाड़ी के टायर्स पे जितनी फ्रैक्शन फोर्सेस रिएक्ट करती है वो इसके बराबर होती है. ठीक है, सो जो हमने सिचुएशन बयान की कि नो स्टैटिक फ्रैक्शंस, तो अगर हमारे पास कोई भी स्टैटिक फ्रैक्शंस नहीं है सो इट वुड मीन दैट नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा. सो द कार गो स्ट्रेट, कार बिल्कुल सीधा जाएगी. मतलब आम कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो रिएक्ट करती है वो गाड़ी के टायर्स पे जो फ्रैक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रैक्शन है उसके बराबर होती है. तो अगर मतलब स्टैटिक फ्रैक्शन नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बेसिकली प्रोवाइड कर रही कि कौन, गाड़ी की जो रोड की जो कर्व है वो प्रोवाइड करती है. अगर वो कर्व नहीं है तो इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो स्टैटिक फ्रैक्शन नहीं है. तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी वो स्ट्रेट, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी. सो देयर इज़ नेवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. इसको इसके हमारे पास एक एग्जांपल है स्केटिंग ऑन ए करो. ठीक है, कि करो पे स्केटिंग कैसे होती है, या स्केटिंग जो करो करो पे जो स्केटिंग है उस पे हमारे पास एग्जांपल है फ्री बॉडी डायग्राम. यू कैन सी इट हेयर इन दिस फिगर कि फ्री बॉडी डायग्राम ये है. ये हमारे पास कार है, कार पे स्टैटिक फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन फोर्स है जो कि प्रोवाइड करती है बेसिकली फ्रैक्शन फोर्स. फ्रैक्शन फोर्स बेसिकली प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
जो नॉर्मल फोर्स है वो बेसिकली बैलेंस करती है वेट ऑफ द कार को, ठीक है। तो अभी हमारे पास है कार मैथ इक्वल टू 1000 kg rounds a curve on a flat road of radius 50 meters at a constant speed 14 meter per second while the car follow the curve or well its gets, ठीक है। तो मतलब ये जो कार है, मतलब वैल्यूज मुख्तलिफ चीज़ों की दी गई है, ठीक है। आपने ये बताना है कि ये जो कार है क्या ये जो रोड है करो को फॉलो करेगी या इससे स्केट करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई पेमेंट विद द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रैक्शन जो है वो है 0.6 है। आइस पेमेंट विद द स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.25, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। सो यू हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, द समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू ma. So we have you know that car is moving in a horizontal path, so you have to apply the Newton law in a horizontal directions, and as you attack the horizontal component of the forces, that is we say that equal to the horizontal component of the force equal to the fractional force, and the fractional force is basically equal to the centrifugal force. Here you can see it here clearly, you can see it here. So what we do मतलब यहाँ पर देखें कि जो vertical force है, there is no vertical force, the vertical force वो ज़ीरो है। वर्टिकल फोर्स हमेशा वर्टिकल फोर्स ज़ीरो है। सो व्हाट इट मीन दैट कि जो नॉर्मल फोर्स है वो बॉडी के वेट को क्या करती है, बैलेंस करती है। सो द नॉर्मल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो नाउ द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू म्यू एस एंड द नॉर्मल फोर्स। इसमें आप क्या करें, इसमें आप वैल्यू पुट करें। स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी। और नॉर्मल फोर्स की आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है मतलब वो आपके पास है कि दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। मैस मैस आपको पता है कि मैस इज गिवन दिस मच, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8। सो आप वैल्यू पुट करें, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस। तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस मतलब एग्जिस्ट करती है। तो आप फिर बाकी उसके साथ वो कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि वेदर द कार विल स्केट ऑन द रोड, के मतलब जो कार है विल द कार फॉलो द करो और इट विल स्केट। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब है कि कार स्केट करेगी या कार करो को फॉलो करेगी। So if the fraction force isn't sufficient, so the car will tend to move more nearly in a straight line. मतलब एक आम मुशाहिदा है हमारे पास कि अगर फ्रैक्शनल फोर्स काफ़ी नहीं है या काफ़ी नहीं होगा, सो द कार विल टेंड टू मूव मोर नियरली इन स्ट्रेट लाइंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। और एज द स्केट मार्क्स लो, और उसी कंडीशन में हमारे पास मतलब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो स्लो कंसिडर होगी, मतलब स्केट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो लो होगी। सो एज लॉन्ग एज द टायर डोंट स्लिप, के मतलब मतलब जब तक टायर क्या होगा, स्लिप नहीं होगा, द फ्रैक्शन इज स्टैटिक, फ्रैक्शन हमारे पास जो होगा वो स्टैटिक होगा। सो इफ द टायर स्टार्ट टू स्लैप, द फ्रैक्शन इज काइनेटिक विच इज़ बैड एंड द बोथ वेज, ठीक है। So at first the kinetic fraction force is smaller than the static fraction force. At seconds, the static fraction force points toward the circle centers, but the kinetic fraction force opposes the directions of the motions, making it difficult to regain controls of the car and continue around the curve. अच्छा, अब बैंक रोड्स के लिए हमारे पास जो है क्या है, कैलकुलेशंस है। एक करो बैंक है, सो हेयर यू कैन सी दैट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक एग्जांपल बिल्कुल बन रही है, एक इंक्लाइन प्लेन जैसी सिचुएशंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंक्लाइन प्लेन जैसी सिचुएशंस है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल फोर्स है ये बिल्कुल रोड के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है दैट इज बीन डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस केस में बराबर है एफ एन साइन थीटा के, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा के।
और इसी कंडीशन में हम कहते हैं जब इस बैंक रोड पे हो, बैंक करोड़ पे हो, तो इसी में जो वेट है उसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस नहीं करेगी, बल्कि नॉर्मल फोर्स की जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस कंडीशन में, वो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो बॉडी की जो वेट है उसको बैलेंस करेगी। तो यहाँ पर आप जब एलिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हो, सो वी आर सेइंग दैट बैकिंग करो हेल्प कीप कार फ्रॉम स्केडिंग, के स्केडिंग से कार को मतलब ये जो बैंक रोड है या बैंक करोड़ है वो बारी को स्केडिंग से रोकती है। ठीक है। वाई देयर इज वन स्पीड वी एट विच द entire centrifugal force is supplied by the horizontal component of the normal force। वो हमारे पास ये है horizontal component of the normal force Fn। सो द न्यूट्रल मतलब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज एफ एन साइन थीटा। ठीक है। सो दैट नो फ्रैक्शन इज रिक्वायर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है यहाँ पर देखें कि which the entire centrifugal force is supplied by the horizontal component of the normal force। ये horizontal components है, ये तमाम के तमाम centrifugal force को प्रोवाइड करती है, so that no fraction is required। इस कंडीशन में हमारे पास कोई fractions उसकी ज़रूरत नहीं होगी। So according to Newton second law, Newton second law हमें बताती है कि what speed tells what speed v this is। ठीक है। So according to Newton second law हमारे पास ये रिलेशन है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कहते हैं कि ये वाली जो फोर्स है दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट्स, द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स which basically provide the centrifugal force, the total centrifugal force। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करें, ये नॉर्मल फोर्स की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू है एफ एन साइन थीटा, और मतलब जो वैल्यू है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वो ये है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके अपनी जो रिक्वायर क्वांटिटी है इससे आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि कर्व यहाँ पर कितने एंगल पे होनी चाहिए, आप नॉर्मल फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अलोंग द वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं है, सो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस इज ज़ीरो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मतलब जो आ, आ, मतलब जो वेट है उसको जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स है वो इसको बैलेंस करती है। तो इस कंडीशन में यू कैन सी इट हेयर एफ एन कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। सो एफ एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो पुट दिस इनटू द एक्स कम इक्वेशंस, इसी वैल्यूज को जो एफ एन की वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करें। तो अगर उसको यहाँ पर पुट करें तो यू गेट द रिलेशंस। ठीक है। दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर, इससे हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर और जी आर, तो इससे हम थीटा की जो वैल्यू है I mean you get the tangent inverse on both sides, so tangent will cancel from this side and you will get the value for the theta। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू को आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी के साथ ही आपको पता लगेगा कि हाउ मच दिस एंगल शुड बी, कि ये एंगल कितना होना चाहिए बैंकिंग एंगल के लिए। so for a car traveling with speed v around a curve of radius r, find a formula for angle theta at which road should be banked so that no friction is required। तो वही हमारे पास वही कंडीशंस है। फिर दूसरी कंडीशन में वैल्यू दी गई है, कैलकुलेट दिस एंगल फॉर एन एक्सप्रेसवे ऑफ रैम्प curve of radius r is equal to 50 मीटर at a design speed of 14 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में वैल्यू दी गई है, आपने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जिस तरह पहले केस में हमने इक्वेशन डिराइव की है वही इक्वेशंस आप उसे यहाँ पर दोबारा डिराइव करोगे, मतलब ये रिलेशन हमारे पास आएगी। इससे आपने थीटा की वैल्यू निकालना है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री आ जाती है। फिर आपने इसमें जो ऊपर वाली रिलेशन है उसमें वैल्यू पुट करके और जो एग्जैक्ट वो एंगल है आपने उसको फाइंड आउट करना है। So that's all for this lecture. Thanks for watching again. See you next time.